ओके। आज हम बात करेंगे प्राइसिंग स्ट्रेटजी में अगले टॉपिक की प्राइसिंग स्ट्रेटजीज एंड प्राइसिंग मैथमेटिक्स। और इसमें हम काफ़ी तरह की स्ट्रेटजीज की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज की। जब भी नया एक प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो यूजुअली दो स्ट्रेटजीज, दो अल्टरनेटिव कहा जाता है। एक मार्केट स्किमिंग स्ट्रेटजी की बात करेंगे, दूसरी मार्केट पेनिट्रेशन। मार्केट स्किमिंग स्ट्रेटजी जैसे कि नाम ही है, मार्केट स्किमिंग स्ट्रेटजी, मिल्क में से जैसे मलाई को स्किम किया जाता है उसी तरह से ये स्ट्रेटजी का नाम पड़ा कि शुरू में प्राइस जो है वो ज़्यादा रखा जाता है सो दैट कि जो लोग ज़्यादा पे कर सकते हैं उनसे ज़्यादा ले लिया जाए और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप प्राइसेस को घटाया जाता है। इसमें दो तीन कंडीशंस हैं जिनका ध्यान रखना होता है। एक तो प्रोडक्ट क्वालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए और बायर्स हाई प्राइस देने के लिए तैयार हों। और अगर हम छोटे, क्योंकि जब हाई प्राइस रखेंगे तो शायद वॉल्यूम उतना ज़्यादा नहीं आएगा, तो छोटे वॉल्यूम में भी प्रोड्यूस करते हैं तो कॉस्ट उतनी ज़्यादा नहीं आती। और कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कंपटीशन बहुत ज़्यादा प्राइस रिड्यूस ना कर सके, इस तरह के कुछ बैरियर्स हों तो ये प्राइसिंग स्ट्रेटजी अपनाई जा सकती। दूसरा, इससे थोड़ी उल्ट जो बात करेंगे वो है मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटजी में। इसमें शुरू में ही लो इनिशियल प्राइस रखा जाता है और ये इसलिए रखा जाता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को पेनिट्रेट कर पाएँ और मार्केट ऐसी हो जो प्राइस सेंसिटिव हो। तो और अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेंगे तो हमें इकोनॉमी ऑफ स्केल का बहुत एडवांटेज मिले, इस तरह का प्रोडक्ट हो, तो ये प्राइस स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छी काम करती है। और लो प्राइसेस की वजह से कंपटीशन की ऐसी तैसी हो जाए, कंपटीशन मार्केट से बाहर रहे। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जियो इसका, कि जब मार्केट में आओ तो फ्री प्रोडक्ट लॉन्च कर दो, सारी कंपटीशन की ऐसी तैसी कर दो और इतना मार्केट शेयर खा जाओ कि कंपटीशन ख़त्म हो जाए और फिर थोड़े थोड़े करके प्राइसेस आप, हालांकि मार्केट पेनिट्रेशन में बढ़ाते नहीं हैं, बट जब आपने फ्री रखा तो थोड़े प्राइसेस रखने पड़ेंगे। मार्केट पेनिट्रेशन का बेसिक फंडा है कि इतने लो इनिशियल प्राइसेस रखने हैं कि सब लोग फटाफट उसे खरीदने को तैयार हो जाएं। और इसी तरह का मॉडल कुछ जियो ने हमारे सामने पेश किया है लास्ट कुछ महीनों और साल में। दूसरी प्राइसिंग स्ट्रेटजी की तरफ चलते हैं, जिसको कहा गया प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। हमने प्रोडक्ट मिक्स की बात की, जैसे कि पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट और ऑल द प्रोडक्ट्स जो कंपनी ऑफर करती है उसको हम प्रोडक्ट मिक्स कहते हैं। अब इसमें कई तरह की प्राइसिंग स्ट्रेटजी हो सकती है। प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग, ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग, कैप्टिव प्रोडक्ट, ये एक एक करके समझ लेते हैं। प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग क्या है कि एक प्रोडक्ट लाइन में, जब सपोज जैसे एचयूएल के बहुत सारे सोप्स हैं एक प्रोडक्ट लाइन में, तो हमाम, लाइफ बॉय, लक्स, डव, आपस में प्राइस का डिफरेंस कितना हो वो उसकी प्राइसिंग सेट करना इज प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। और दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना जाता है। एक तो कॉस्ट, दूसरा कस्टमर की वैल्यूएशन क्या है, अगेन परसीव्ड वैल्यू क्या है, और कंपटीटर के प्राइस। ये तीन चीज़ों को देख के प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग यूजुअली सेट की जाती है। ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग मतलब कि कोई प्रोडक्ट जो ऑप्शनली खरीदना पड़ता है एक मेन प्रोडक्ट के साथ, उसकी प्राइसिंग कैसे रखेंगे। तो ऑप्शनल में कंपल्शन नहीं होती, तो यूजुअली मेन प्रोडक्ट को मेनली प्राइस या प्रॉफिट कवर करने के लिए रखा जाता है और ऑप्शनल प्रोडक्ट का प्राइस मेन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ही सेट किया जाता है। बट इसके थोड़ा सा फर्क जो एक स्ट्रेटजी है या डिफरेंट है कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग। जैसे कैप्टिव प्रोडक्ट क्या है, जैसे जो प्रोडक्ट जरूरी खरीदना पड़ेगा एक मेन प्रोडक्ट के साथ, जैसे ऑल आउट की मशीन खरीदना है तो ऑल आउट का रिफिल आप 8 10 12 बार 15 बार खरीदेंगे जब तक ऑल आउट की मशीन खत्म नहीं हो जाएगी या खराब नहीं हो जाएगी। तो ऑल आउट का जो रिफिल है वो कैप्टिव प्रोडक्ट है। अब इस प्राइस स्ट्रेटजी में क्योंकि रिफिल खरीदना है और ये कंपनी को भी पता है, तो मेन प्रोडक्ट का प्राइस
कई बार कॉस्ट से भी कम रख दिया जाता है। मेन प्रोडक्ट प्लस रीफिल कई बार आपने देखा होगा पैकेज फॉर्म में सस्ता है रीफिल के मुकाबले, या फिर मशीन बहुत सस्ती होती है रीफिल के मुकाबले। तो मेन प्रोडक्ट की कॉस्टिंग एट टाइम्स आपके कैप्टिव प्रोडक्ट से भी सस्ती रखी जाती है और प्रॉफिट्स रिकवर किए जाते हैं जो कैप्टिव प्रोडक्ट साथ बिकने वाले, जैसे जिलेट का मेन रेजर और फिर उसके ब्लेड्स। तो रेजर की कॉस्ट उतनी नहीं होती, मैक 3 या 4 मैक के रेजर्स खरीदेंगे, ब्लेड्स खरीदेंगे तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, ठीक है, क्योंकि उस पर कोई और दूसरा फिट नहीं होगा। तो कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग का तरीका ये होता है कि मेन प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सस्ते से सस्ता बेच दो, पेनिट्रेशन प्राइसिंग दे दो, और फिर जो आपका कैप्टिव प्रोडक्ट है उससे उसमें मार्जिन अच्छे रख के आप अर्न करें प्रॉफिटेबली। देन बाई प्रोडक्ट प्राइसिंग, जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं स्पेशली केमिकल काइंड ऑफ प्रोडक्ट, तो कुछ ना कुछ बाई प्रोडक्ट बनता है, और जो बाई प्रोडक्ट है उसका जो प्रोड्यूस होता है अगर वो बिक जाता है और उसमें कुछ प्रॉफिट मिलता है तो उसको यूज किया जा सकता है मेन प्रोडक्ट की प्राइसिंग पर। ये एक मेजर पॉइंट है बाई प्रोडक्ट प्राइसिंग में। अगर बाई प्रोडक्ट वेस्ट है और कुछ नहीं बिक रहा फिर तो सिंपल एक प्रोडक्ट प्राइसिंग की तरह है, बट अगर बाई प्रोडक्ट बिक जा रहा है और उसकी कुछ आपको बेनिफिट मिल रहा है तो आप मेन प्रोडक्ट को मे बी नो कॉस्ट नो प्रॉफिट पे भी बेच सकते हैं, और ये काफ़ी कंपनीज करती हैं कि मेन प्रोडक्ट को नो प्रॉफिट नो कॉस्ट पे बेच के बाई प्रोडक्ट से अर्न कर लेती है प्रॉफिट। या बाई प्रोडक्ट में अगर ज़्यादा प्रॉफिट है तो मेन प्रोडक्ट की प्राइस थोड़ा जो नॉर्मली रखनी है उससे नीचे रख देते हैं। तो these principles can be used for by product pricing. प्राइस बंडल प्राइसिंग, प्रोडक्ट बंडल प्राइसिंग आजकल काफ़ी कॉमन है। बंडल प्राइसिंग में बहुत कॉमन एग्जांपल है मैकडोनल्ड्स में हैप्पी मील का, या बहुत सारे और इस तरह के कॉम्बो, बर्गर प्लस कोल्ड ड्रिंक और इस तरह के कॉम्बो आपको बहुत फास्ट फूड चेन पे मिलेंगे। और यूजली अगर आप अलग अलग लेते हैं तो कॉस्टली पड़ता है, और इकट्ठे लेते हैं तो आपको इकोनॉमिकल पड़ता है। तो सो एज टू अट्रैक्ट कि आप इकट्ठे बंडल में लें तो ज़्यादा खरीदेंगे एक टाइम पे, तो उनको कॉस्ट कम पड़ती है और वो कुछ बेनिफिट आपको पास ऑन किया जाता है इन टर्म्स ऑफ रिड्यूस प्राइस। सो ये बेसिकली फंडामेंटल प्रिंसिपल अप्लाई किया जाता है। देन बहुत सारी प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रेटजीज हैं जिसकी हम बात करते हैं, इस सब की हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्काउंट एंड अलाउंस प्राइसिंग की। किसी ना किसी वजह से ही सारी स्ट्रेटजीज, प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रेटजीज जो हैं कि किसी ना किसी वजह से प्राइसेस एडजस्ट किए जाते हैं। लाइक डिस्काउंट एंड अलाउंस के प्राइसिंग के केस में इट इज just like a reward to the customer for doing a particular kind of action. Now it can be for the customer or it can be for the trade. डिस्काउंट कैश अगर आप पे कर रहे हैं उस पर डिस्काउंट दिया जा सकता है, क्वांटिटी बल्क परचेजिंग पर डिस्काउंट दिया जा सकता है, या ट्रेड को मींस की जो डिस्ट्रीब्यूटर है रिटेलर है उनको डिस्काउंट दिया जा सकता है। सीजनल डिस्काउंट, ऑफ सीजन में डिस्काउंट हमने बहुत बार देखा है, ये डिस्काउंट स्ट्रेटजी में बहुत कॉमनली वर्क करती है मोस्टली कंपनीज। अलाउंसेस जो है यूजली ये इंटरमीडियरीज या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मेंबर्स को दिया जाते हैं, एंड यूजली फॉर डूइंग सर्टेन काइंड ऑफ फंक्शन, लाइक स्लॉटिंग फीस है एक तरह का अलाउंस, कि नया प्रोडक्ट जो आता है वो स्लॉट्स में रखते हैं, या प्रमोशनल अलाउंस दिया जाता है फॉर डिस्प्लेइंग द प्रोडक्ट इन देयर शेल्फ्स। फर्दर हम चलते हैं और किस तरह की प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रेटजीज अवेलेबल हैं। एक काफ़ी कॉमन है सेगमेंटेड प्राइसिंग। जब कंपनी दो या दो से ज़्यादा प्राइसेस पे बेचती है, हालांकि डिफरेंस जो दोनों वर्जन्स हैं उसमें कॉस्ट का उतना नहीं होता जितना प्राइस होता है। लाइक यहाँ पे एग्जांपल दिखाया गया, जैसे अगर वाटर, प्यूरिफाइड वाटर की बात करें, मिनरल वाटर की बात करें, तो दो डिफरेंट पैकेजिंग में प्राइस में डिफरेंस में भी 5 टाइम्स होगा, बट कॉस्ट में उतना डिफरेंस नहीं होता। तो डिफरेंट सेगमेंट्स
के लिए देयर इज अ सेगमेंट जो आपको ज़्यादा प्राइस देने को तैयार है, उसको पैकेजिंग और थोड़ा अट्रैक्टिव चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग आप बना देते हैं प्रोडक्ट या पैकेजिंग को। देन हम बात करते हैं, ये सेगमेंटेड प्राइसिंग भी डिफरेंट बेसिस पे हो सकती है। जैसे एक हमने बात की कस्टमर सेगमेंट के बेस पे, B2B या B2C के लिए डिफरेंट प्राइसिंग हो सकती है, या प्रोडक्ट फॉर्म की प्राइसिंग। तो प्रोडक्ट अगर मैं बात करूं पेन किलर एक ट्यूब में आ रही है या स्प्रे की फॉर्म में है, तो स्प्रे के प्राइसेस यूजली ज़्यादा होते हैं। तो प्रोडक्ट फॉर्म जो ज़्यादा प्रीमियम समझी जाती है उसके प्राइसेस कंपैरेटिवली, या ज़्यादा कंटेम्प्रेरी है, ज़्यादा प्रीमियम समझी जाती है, उसके प्राइसेस यूजली ज़्यादा रखते हैं। या लोकेशन बेस्ड प्राइसिंग भी बहुत कॉमन है। जैसे स्टेडियम में यूजली आगे की टिकट महंगी होती है, पीछे की सस्ती होती है, जबकि मूवीज़ में, थिएटर्स में इससे उल्टा होता है। टाइम बेस्ड प्राइसिंग अगेन, जिन शोज़ की डिमांड ज़्यादा है मूवी थिएटर्स में, उनके प्राइसेस ज़्यादा होते हैं। मॉर्निंग शोज़ कंपैरेटिवली चीपर होते हैं एज़ कम्पेयर टू इवनिंग। अब ये जो सारी सेगमेंटेड प्राइसिंग होती हैं, ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेगमेंटेड प्राइसिंग है। ये सारी सेगमेंटेड प्राइसिंग होने के लिए 3-4 कंडीशंस हैं जो अगर होंगी तो ये सेगमेंटिंग प्राइसेस पॉसिबल है। पहले तो मार्केट मस्ट बी सेगमेंटेबल, मतलब कि डिफरेंट सेगमेंट्स होने चाहिए जिनकी डिफरेंट प्रेफरेंसेस हो प्रोडक्ट की वर्जन्स की, और वो डिफरेंट प्राइस देने को तैयार। तो अगर डिफरेंट डिग्री ऑफ डिमांड है, किसी को चाहिए ही चाहिए प्रोडक्ट, तो वो ज़्यादा प्राइस देने को तैयार है, और कोई कैजुअल है कि नहीं चलो ठीक होगा प्राइस तो दे लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, तो वो शायद कम प्राइस देंगे। और बेसिकली लीगल एंगल भी आपको देखना है, और जो आप की सेगमेंटेशन करने में या उसको रीच, मार्केट में रीच करने में, अलग अलग वर्जन ऑफ प्रोडक्ट को जाने की जो कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा भी ना हो कि जो रेवेन्यू आप अर्न कर रहे हैं डिफरेंट प्राइसेस से उससे भी ज़्यादा निकल जाए। तो ये भी आपने देखना है, तो फिर सेगमेंटेशन को कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो ये 3-4 कंडीशंस आपको देखनी है, तभी सेगमेंटेड प्राइसिंग वर्क करेगी, अदरवाइज सेगमेंटेड प्राइसिंग मे नॉट हेल्प इन अर्निंग रेवेन्यूज एंड प्रॉफिटेबिलिटी। चलिए कुछ और एडजस्टमेंट स्ट्रेटजीज की तरफ चलते हैं। एक बहुत ही कॉमन प्राइसिंग स्ट्रेटजी है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। बाटा को आपने देखा होगा, काफ़ी 99, 999 इस तरह के प्राइसेस काफ़ी टाइम और काफ़ी साल रखती रही है। अब ये साइकोलॉजिकल की वजह की 99 इज इन 2 फिगर एंड 100 इज इन 3 फिगर, सो इट गिव्स द मे बी पीस, मेंटल पीस टू द कंज्यूमर कि सस्ता है प्रोडक्ट, उतना महंगा नहीं है। तो वो साइकोलॉजी के साथ प्ले करते हैं रादर देन इकोनॉमी ऑफ द प्राइस। सो दैट दैट इज बेसिकली व्हाट वी कॉल इट एज साइकोलॉजी प्राइसिंग। और रेफरेंस प्राइस, अब कुछ प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं जहाँ पे रेफरेंस प्राइसिंग एग्जिस्ट करती है, बायर के माइंड में होती हैं ऑलरेडी, पास्ट प्राइसेस या करंट प्राइसेस। जैसे अगर कुछ कमोडिटीज़ के रेट ऑलरेडी पब्लिश होते हैं, गोल्ड के और सिल्वर के न्यूज़पेपर में पब्लिश होते हैं, तो सभी को पता है कि ये एक रेफरेंस प्राइस है, तो कोई भी ज्वेलर उससे थोड़ा ऊपर या ज़्यादा ले नहीं सकता। मे बी कुछ और तरह के मैन्युफैक्चरिंग और वो प्राइसेस ले सकता है, बट गोल्ड का प्राइस अगर आप एक रेफरेंस प्राइस जो ऑलरेडी सेट है, बिकॉज कि उसका एक पब्लिशिंग मैकेनिज्म है, प्राइसेस पब्लिश होते हैं एंड दे आर वाइडली नोन, तो उस तरह के प्रोडक्ट में आपको प्राइसेस जो सेट करने होते हैं वो रेफरेंस प्राइस को देख के या तो उसके सिमिलर या उससे थोड़े कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंस रखेंगे तो कस्टमर्स विल नॉट बी रेडी टू बाय। और सिंपल से एग्जांपल में बात करता हूँ कि सिंपल एक चाय के कप की, तो अगर मोस्ट ऑफ द वेंडर्स हैं वो मशीन वाली चाय 10 रुपीज़ की देते हैं, तो वो हमारा एक रेफरेंस प्राइस बन गया। कोई नया वेंडर आया आपके यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में या ऑफिस में, और उसने 20 रुपीज़ की या 30 रुपीज़ की चाय देनी शुरू की, और कोई डिफरेंट नहीं थी चाय, कोई बैठने की जगह डिफरेंट नहीं थी,
तो फिर आपको लगेगा ये तो कॉस्टली है, तो आप यूजली उस पर नहीं जाएंगे। एक बार हो सकता है एक्सपेरिमेंट के लिए जाएं, बट यूजली नहीं जाएंगे क्योंकि आपका रेफरेंस प्राइस 10 रुपीज़ सेट हुआ। प्रमोशनल प्राइसिंग भी एक कॉमन स्ट्रैटेजी है। प्रमोशनल प्राइसिंग में अगेन प्राइसेस जो हैं वो कई बार इतने कम रखे जाते हैं कि कॉस्ट से भी कम। अब होता क्या है कि उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं या फिर कुछ लिमिट्स होती हैं। जैसे बिग बाज़ार या काफ़ी रिटेल चेन्स एक सेल रखते हैं कि आज के दिन 2 रुपीज़ पर केजी हम शुगर देंगे, और साथ में ज़रूर छोटा छोटा लिखा जाता है कि अगर आप आज के दिन 2,000 रुपये या 3,000 रुपये का माल हमसे लेंगे तो 2 रुपीज़ केजी देंगे और मैक्सिमम 5 केजी तक ही देंगे। तो 2 रुपीज़ पर केजी के चक्कर में काफ़ी लोग इस उसमें आ जाएंगे और बिग बाज़ार चल पड़ेंगे, और जब वहाँ कंडीशन देखेंगे तो फिर 2,000 का सामान भी खरीद लेंगे और 5 किलो 2 रुपये की चीनी के लिए। तो उसको लॉस लीडर कहा जाता है कि चीनी तो एक्चुअली 2 रुपीज़ केजी नहीं हो सकती, तो लॉस लीडर इसलिए कहा गया कि आपने लेस देन कॉस्ट बेची, और लीड करने के लिए और अट्रैक्ट करने के लिए अपने टारगेट ऑडियंस जो आप रिकवर करते हैं बाकी प्रोडक्ट्स के थ्रू। या प्रमोशनल प्राइसिंग में स्पेशल इवेंट कोई रखते हैं, उसका स्पेशल इवेंट का कुछ प्राइसिंग हो सकता है, कैश रिबेट्स दे सकते हैं, या नॉर्मली नॉन मॉनेटरी काइंड ऑफ बेनिफिट्स भी दे सकते हैं कि लो इंटरेस्ट फाइनेंसिंग। इवन आज की डेट में जीरो इंटरेस्ट फाइनेंसिंग भी शुरू हो गया, लॉन्गर वारंटी 1 साल की बजाय 3 साल 5 साल वारंटी, और फ्री मेंटेनेंस। तो ये सब भी प्रमोशनल प्राइसिंग का ही पार्ट। तो अब ये प्रमोशनल प्राइसेस का रिस्क क्या है? प्रमोशनल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी से एक तो सबसे बड़ा रिस्क है कि ये प्राइस वॉर शुरू कर सकता है। तो अगर बिग बाजार ने शुरू किया तो बाकी ग्रोसरी चेन्स वाले रिटेलर्स भी इस तरह का प्राइस वॉर स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा रिस्क है कि ये इमिडिएटली कॉपी हो जाता है। ये ऐसी चीज़ नहीं है, ऐसा एडवांटेज नहीं है कि दूसरे लोग कॉपी नहीं कर सकते, और इससे ब्रांड वैल्यू आपकी इरोड होती है। तो लॉन्ग टर्म वाला कस्टमर नहीं आता, शॉर्ट टर्म में इमीडिएटली जिसको बेनिफिट लेना है वो आएगा, बट नेक्स्ट टाइम से उस तरह का ऑफर या लॉस लीडर आप नहीं रखेंगे तो वो दोबारा शायद ना आए। तो ये सबसे बड़े रिस्क है प्रमोशनल प्राइसिंग के साथ जो अटैच्ड है। देन उस तरह की ज्योग्राफिक प्राइसिंग की बात करें कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री और वर्ल्ड में अगर आपको प्राइसिंग रखनी हो तो अगेन आप सेम रखेंगे कि डिफरेंट रखेंगे। अब डिफरेंट रखने के रीजंस हैं कि आपको जो फ्रेट कॉस्ट है, जो ले जाने लाने की कॉस्ट है प्रोडक्ट को, वो कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। तो इसलिए काफ़ी कंपनीज ने कई तरह की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट की। तो ये हम एक एक करके समझते हैं ये हैं क्या। FOB मतलब फ्री ऑन बोर्ड प्राइसिंग। फ्री ऑन बोर्ड का प्राइसिंग का मतलब है कि हमने शिप पे या जिस पे भी रखना था सामान पहुंचाने के लिए वो रख दिया, और रखने के बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म है। कस्टमर जिसके पास माल जा रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसी ने ही पे करना शिपिंग चार्जेस। देन दूसरी एक प्राइसिंग ज्योग्राफिक में बात करेंगे यूनिफॉर्म डिलीवर्ड प्राइसिंग। यूनिफॉर्म डिलीवर्ड प्राइसिंग में सारे से सेम प्राइस रहते हैं, ये चीज़ भूल के कि कौन सी चीज़ कहाँ से डिस्पैच हुई, उस पर क्या फ्रेट है, रिगार्डलेस ऑफ द लोकेशन। तो बेसिकली जो ओवरऑल आपका फ्रेट आता है वो इक्वली डिवाइड कर देते हैं आप सारे प्रोडक्ट्स में और सबको इक्वली चार्ज करते हैं। अगेन एडवांटेज ये है कि सबको लगेगा कि यूनिफॉर्म है, बट डिसएडवांटेज ये है कि जो साथ ही आपकी फैक्ट्री के पास ही रहता है वो कहेगा कि मुझे तो सस्ता पड़ना चाहिए क्योंकि मेरे केस में आप फ्रेट तो आपको ज़्यादा पे नहीं करना पड़ा। तो अगेन हर एक उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज है। देन जोन प्राइसिंग, जोन्स बना दी जाती है। सपोज मैं इंडिया में बात करूँ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट 4 जोन बना दी गई। तो जोन के हिसाब से जो जोन जितना दूर है उतना प्राइस ज़्यादा होगा। तो अगर आप नॉर्थ में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो नॉर्थ में कम होगा एज कम्पेयर टू साउथ। साउथ में ज़्यादा बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि जोन बहुत दूर है मैन्युफैक्चरिंग उससे। देन इसी से मिलता जुलता एक और प्राइसिंग स्ट्रेटजी है बेसिक पॉइंट प्राइसिंग। बेसिक पॉइंट और जोन प्राइसिंग में एक ही फ़र्क है कि
जोन प्राइसिंग यूजुअली मैन्युफैक्चरिंग के वहाँ से जोन्स को मेजर किया जाता है। बेसिंग पॉइंट में एक कोई पर्टिकुलर सिटी या स्टेट को बेसिंग पॉइंट मान लिया जाता है जो यूजुअली सेंटर में होता है, और उस बेसिंग पॉइंट से बाकी लोग कितने दूर हैं उसको मेजर करके फ्रेट कैलकुलेट किया जाता है। सो दैट इज बेसिंग पॉइंट प्राइसिंग स्ट्रेटजी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और फ्रेट एब्जॉर्प्शन प्राइसिंग की तरफ चलते। अब इस केस में सेलर एब्जॉर्ब, फ्री ऑन बोर्ड में तो कस्टमर एब्जॉर्ब कर रहा था, सारा प्राइस दे रहा था फ्रेट। फ्रेट एब्जॉर्प्शन प्राइसिंग में कुछ पार्ट पार्शियल भी हो सकता है या ऑल पार्ट ऑफ फ्रेट इज गिवन बाय द सेलर। सो दैट इज व्हाई इसको फ्रेट एब्जॉर्प्शन प्राइसिंग कहा गया। तो सो एज टू अट्रैक्ट बिजनेस एट टाइम्स ये फ्रेट एब्जॉर्प्शन प्राइसिंग स्ट्रेटजी भी कंपनीज फॉलो करती है। आगे चलते हैं, एक और एडजस्टमेंट स्ट्रेटजी डायनेमिक प्राइसिंग, जिसकी हमने पहले भी बात कर ली है। कस्टमाइज प्राइसिंग और डायनेमिक प्राइसिंग की सिचुएशंस में हम ये इम्प्लीमेंट करते हैं, और हमने पहले भी बात की कि एयरलाइंस में क्योंकि यील्ड मैनेजमेंट सिस्टम बहुत डेवलप्ड है, इस तरह के सॉफ्टवेयर्स बहुत बने हुए हैं, तो वहाँ पे डायनेमिक प्राइसिंग बहुत वर्क करता है। तो डायनेमिक प्राइसिंग बेसिकली होता क्या है कि प्राइसेस आर एडजस्टेड कंटिन्यूअसली कैरेक्टरिस्टिक्स और नीड ऑफ द कस्टमर एंड सिचुएशन को देख के हमेशा चेंज करते हैं। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि एयरप्लेन पे सेम क्लास में हर सीट डिफरेंट प्राइस पे सोल्ड हो सकती है, ये कमाल है डायनेमिक प्राइसिंग। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू या प्रॉफिटेबिलिटी अर्न किया जाए। अगर डिमांड ज़्यादा है तभी ये पॉसिबल है। और हमने पहले भी बात की थी डायनेमिक प्राइसिंग, ये प्रिंसिपल रेलवेज ने भी अडॉप्ट किया है काफ़ी शताब्दी, राजधानी और कुछ गाड़ियों में, जहाँ पे प्राइसेस फिक्स तो होके डायनेमिक है, कितनी सीट भरी हैं और इस बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है कि नेक्स्ट सीट कितनी फिल करनी और किस प्राइस पे फिल करनी। देन इंटरनेशनल प्राइसिंग, जैसे कि नाम से ही है कि डिफरेंट कंट्रीज में अगर हमें सेल करना है तो डिफरेंट कंट्रीज में प्राइस सेम होना चाहिए कि डिफरेंट होना चाहिए। अब ये 3-4 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है उस कंट्री की, कंपटीशन कितना है, लॉज रेगुलेशंस क्या है, वो अलाउ करते हैं कि नहीं डिफरेंट काइंड ऑफ प्राइसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या अवेलेबल है आपके पास या जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर या जिससे भी आपका टाई अप हुआ है, कंपनी का मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि इंटरनेशनली लॉन्च करेंगे तो प्राइसेस सेम होंगे तो और डिफरेंट होंगे, और डिफरेंट होंगे तो कितने डिफरेंट होंगे। अब हम फाइनली आते हैं कि प्राइस चेंजेस। अगर प्राइस चेंज करते हैं तो उसका करना कब है और क्यों करना है। सपोज आपके कॉम्पिटिटर ने प्राइस चेंज किया या कट कर दिया, यूजली तब प्रॉब्लम होती है कि उसने प्राइस कम कर दी, तो आप प्राइस होल्ड कर, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप भी कट करें या आप होल्ड करें। अगर आप भी कट करते हैं तो आपको फिर एक क्वेश्चन पूछना है कि लोअरिंग जो हम करेंगे प्राइस, क्या वो नेगेटिवली तो नहीं इफेक्ट करेगी हमारे मार्केट शेयर को और प्रॉफिट्स को, क्योंकि आपकी इमेज हो सकता है कम हो जाए। तो अगर आंसर नो है फिर तो होल्ड करें, तो वो तो इफेक्ट करेगी तो होल्ड करें। अगर आंसर यस है, नेगेटिवली इफेक्ट नहीं करेगी, तो क्या हमें कोई एक्शन लेना चाहिए। अगेन दोनों पॉसिबिलिटी है, नहीं हमें कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए, और हाँ हमें एक्शन लेना ही चाहिए। एक्शन लेना, क्या क्या एक्शन ले सकते हैं। एक तो हम अपना प्राइस घटा दें, वो प्राइस घटा देंगे तो हमारी वैल्यू घट जाएगी। और तो दूसरा तरीका है कि परसीव्ड वैल्यू बढ़ा दें। हमने परसीव्ड वैल्यू को सर डिटेल में बात की। अगर हम मार्केटिंग एफर्ट्स ज़्यादा करेंगे, परसीव्ड वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, तो प्राइस आप नहीं भी घटाएंगे तो पीपल विल बी रेडी टू पे यू द हाई प्राइस। और या फिर तीसरा तरीका है कि क्वालिटी को इम्प्रूव करें और फिर प्राइस को इंक्रीज करें, ये भी किया जा सकता है। या काफ़ी कंपनीज ये भी करती है कि लॉन्च कर दे लो प्राइस फाइटिंग में। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, सर्फ के लिए बहुत प्रॉब्लम आई जब निरमा लॉन्च हुई और बहुत सस्ते में लॉन्च हुई, तो काफ़ी टाइम उन्होंने वेट किया और काफ़ी अदर स्ट्रेटजीज जो ऊपर 3 हम बात कर रहे हैं इनको
यूज़ करने की कोशिश की, बट उनका मार्केट शेयर गिरता ही चला जा रहा था। तो उन्होंने इंडिया में व्हील लॉन्च की। वो एक फाइटर ब्रांड था, फाइटिंग ब्रांड था, ताकि वो निरमा के साथ लड़ता रहे। तो इस तरह से आप प्लान कर सकते हैं कि आपने प्राइसेस चेंज करने हैं कि नहीं। अब कुछ और तरह की स्ट्रेटजीज जो पेंडिंग रह गई हैं, जैसे प्राइस वर्सेस क्वालिटी की बात करें। प्राइस का बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है क्वालिटी के साथ। तो प्राइस वर्सेस क्वालिटी का अगर हम 2x2 मैट्रिक्स बनाते हैं तो 4 तरह की स्ट्रेटजीज बनती हैं। एक तो हाई प्राइस हाई क्वालिटी, तो प्रीमियम स्ट्रेटजी होगी। हाई क्वालिटी है बट लो प्राइस है, तो गुड वैल्यू स्ट्रेटजी। और उल्टा है, हायर प्राइस और लोअर क्वालिटी है, तो ओवर चार्जिंग स्ट्रेटजी होगी। जबकि क्वालिटी लो है और प्राइस भी लो है, तो इकोनॉमी स्ट्रेटजी। तो अगर आप एक प्रूडेंट बिजनेसमैन हैं तो इन तीनों में से कोई भी कर सकते हैं, प्रीमियम, गुड वैल्यू और इकोनॉमी से। ओवर चार्जिंग स्ट्रेटजी को ज़्यादा यूज़ ना करें, क्योंकि वो फायर बैक कर सकती है और कभी भी आपका जो कस्टमर है कॉम्पिटिटर पे शिफ्ट हो सकता है। एक और प्राइस वर्सेस मार्केट एक्सपेंडिचर या मार्केटिंग एफर्ट्स के थ्रू 2x2 मैट्रिक्स से समझते हैं कुछ और स्ट्रेटजीज कि इसके अकॉर्डिंग क्या फिजिबल है। इसने कहा प्राइस अच्छा है, हाई है और हाई एक्सपेंडिचर है, फिर तो फिजिबल है। और दूसरा केस है लो एक्सपेंडिचर है और लो प्राइस है, तब भी फिजिबल है। बट अदर केसेस में ये फिजिबल ही नहीं प्राइसिंग स्ट्रेटजी। जैसे कि प्राइस बहुत ज़्यादा रखा और एक्सपेंडिचर किया ही नहीं मार्केटिंग, तो होगा क्या, सेल्स ही नहीं होगी। और दूसरा है कि आपने प्राइस बहुत लो रखा और एक्सपेंडिचर कर दिया बहुत हाई, तो शायद माल तो बिक जाएगा बट आपको हर यूनिट पे कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा। कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, यूनिट कंट्रीब्यूशन एक्चुअली होता क्या है। थोड़ा सा प्राइसिंग मैथमेटिक्स की बात करते हैं कि प्राइस का एक्चुअली इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता क्या है कंपनीज पे। तो इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, प्रॉफिट बेसिकली है क्या, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, इसी को हम प्रॉफिट का नाम देते हैं। और टोटल रेवेन्यू क्या है, क्वांटिटी सोल्ड, टोटल कितने पीस बिके और हर पीस किस प्राइस का था, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो वो टोटल रेवेन्यू आता है। और टोटल कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट, इन दोनों को प्लस कर दे तो वो टोटल कॉस्ट है। फर्दर ये वेरिएबल कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट बेसिकली जो एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट है मल्टीप्लाई बाय जो टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस की, तो अगर इसको कर लेंगे तो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। तो इसको आगे थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो टोटल रेवेन्यू क्या है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी सोल्ड। और कॉस्ट बेसिकली क्या है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, या वेरिएबल कॉस्ट को हम यूनिट वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड भी लिख सकते हैं। ये सब आपने कहीं फाइनेंस या इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, और थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। अब ये वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट भी रह सकती है, और ये वेरिएबल कॉस्ट हो सकता है कांस्टेंट ना हो, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, और इंक्रीजिंग तो कम होता है, डिक्रीजिंग ज़्यादा होता है, क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का एडवांटेज मिलता है। फिक्स कॉस्ट तो फिक्स्ड ही रहने वाली है। वेरिएबल कॉस्ट क्या कांस्टेंट भी हो सकती है या डिक्रीजिंग भी हो सकती है, जैसे कि राइट साइड ग्राफ में दिखा है। अब एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज एक क्लॉक मैन्युफैक्चरर है। अब ये क्लॉक मैन्युफैक्चर का यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है $25। तो ये क्लॉक मैन्युफैक्चर जो होलसेलर को सेल करता है ये $40 में करता है। तो इसका एक यूनिट के पीछे मार्जिन जो है वो 40 माइनस 25 मतलब $15 है। ठीक है, और $15 अगर मैं $40 पे बात करूँ तो परसेंटेज मार्जिन इतना। तो चलो अभी हम $15 की बात कर लेते हैं। तो $15 इसका यूनिट मार्जिन है। होलसेलर सपोज सेल करता है रिटेलर को $60 में, तो मतलब उसका यूनिट मार्जिन 60 माइनस 40 $20 है। और रिटेलर
कंज्यूमर को सेल करता है $75 में, तो 75 माइनस 60 मतलब $15। तो ये यूनिट मार्जिन है। आगे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ब्रेक इवन का फार्मूला हम सबको पता है कि ब्रेक इवन बेसिकली है क्या, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और फिक्स्ड, या इसको हम फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट मार्जिन भी कह सकते हैं। और पिछले एग्जांपल में हमने देखा कि $15 है यूनिट मार्जिन अगर मैन्युफैक्चरर की बात करें, तो अगर वो 12 लाख क्लॉक्स या पीसेस बनाता है तो उसका ब्रेक इवन जो है वो 80,000 यूनिट्स पे आ जाता है। 12 लाख डिवाइडेड बाय 15 मतलब 80,000 यूनिट्स, क्योंकि यूनिट मार्जिन फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट मार्जिन। फर्दर थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपने प्राइस बढ़ा दिया तो ब्रेक इवन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। सपोज आपने प्राइस $40 की बजाय क्लॉक मैन्युफैक्चर का $40 था, $50 कर दिया, तो आपका मार्जिन, यूनिट मार्जिन बढ़ गया। यूनिट मार्जिन बेसिकली डिनोमिनेटर है, तो आपका ब्रेक इवन जो पॉइंट था वो नीचे आ जाएगा। तो 12 लाख डिवाइडेड बाय 25 वो 48,000 यूनिट आ जाएगा, जो पहले 86,000। और अगर आपने फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ा दी, अब बेसिकली फिक्स्ड कॉस्ट तो ऊपर ऐड होती है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट की हम बात कर रहे थे। सपोज आपने 90,000 से बढ़ा दी, तो 12,90,000 डिवाइडेड बाय 15, आपका यूनिट मार्जिन 15 ही है जो पहले वाले एग्जांपल में था, तो 86,000 हो जाएगा, वहां पे 80,000 यूनिट था जाएगा, तो ये बढ़ जाएगा। अगर आपने वेरिएबल कॉस्ट सपोज $15 की बजाय $18 इंक्रीज कर दी, तो क्या होगा। अगर आपने 15 से 18 कर दी, तो यहाँ पे जो यूनिट मार्जिन था वो 40 माइनस 18 12 हो गया, पहले 15 था, तो 12 लाख डिवाइडेड बाय 12 1 लाख यूनिट। तो अगर आप वेरिएबल कॉस्ट बढ़ा रहे हैं तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट बढ़ रहा है। अगर आप बेसिकली प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट नीचे जा रहा है। अगर आप फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज कर रहे हैं तो अगेन ब्रेक इवन कॉस्ट पॉइंट ऊपर जा रहा है। तो ये आपको समझने की, या एग्जांपल से आई थिंक ये ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। अब एक और सिमिलर सा कंसेप्ट है आइसो प्रॉफिट कर्व्स। ये आइसो प्रॉफिट कर्व भी आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ी होगी। ये आइसो प्रॉफिट कर्व होता क्या है कि ये एक एनालिटिकल टूल है जो हमें ये बताता है कि अगर आप प्राइस पॉइंट चेंज कर रहे हैं और आप डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं मे बी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को, तो आपको कितना प्राइस पॉइंट चेंज करना चाहिए, सेम प्रॉफिट कहाँ पे मिलेगा। आइसो प्रॉफिट मतलब सेम प्रॉफिट, जैसे कि आपका $11 प्राइस आपने रखा हुआ किसी भी चीज का, और आपने ये कैलकुलेट किया हुआ कि आपको $11 पे 10,000 यूनिट्स बिकती, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है कि प्राइस मैंने सपोज घटाना है $11 से $8, बट मैं रेवेन्यू नहीं घटाना चाह रहा, तो कितने यूनिट्स में बेचूं कि मेरा रेवेन्यू उतना ही रह जाए। तो 10,000 इंटू 11 1,10,000, और 1,10,000 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो वो आ जाएगा लगभग 14,286, या 14,286 इंटू 8 करेंगे तो वो लगभग 1,10,000 के करीब आ जाएगा। तो इस तरह से इस कर्व से, अगर हमने ये कर्व बनाई है तो इससे हमें पता लग सकता है कि चेंज इन प्राइस करना है और विदाउट अफेक्टिंग रेवेन्यू स्पेशली, तो वो कितना करना है, कम करना है या ज़्यादा करना है, तो कितना करना है। ये आइसो प्रॉफिट कर्व से आपको इजीली पता लग सकता है। थोड़ा सा और प्राइसिंग मैथमेटिक्स की बात करेंगे, और एक और टूल जिसे हम कहते हैं मार्जिनल मैथ। अगेन एनालिसिस, हम प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्राइस चेंज बेस्ड ऑन रिलेटिव साइज ऑफ यूनिट मार्जिन।
इसको थोड़ा सा हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। लाइक इस केस में हमारी यूनिट सेल हो रही है 1000 और कॉस्ट है हमारी $40 और हम बेच रहे हैं $50 में, तो प्रॉफिट हमारा है $10। ठीक है, सपोज हमें मैनेजमेंट कहती है कि $5 रिडक्शन करनी है, बट आपकी सेल्स नहीं, टोटल जो सेल्स वैल्यू है वो नहीं घटनी चाहिए। तो $5 का मतलब $50 की बजाय आपने प्राइस कर दिया $45। ठीक है, आप 1000 यूनिट सेल कर रहे थे तो 1000 इंटू 50 मतलब 50,000 आपकी सेल आ रही थी। ठीक है, या प्रॉफिट आपका आ रहा था 1000 इंटू 10 मीन्स 10,000। अब आप सेम प्रॉफिट चाह रहे हैं जो हम आइसो प्रॉफिट कर्व में भी देखते हैं, उसी तरह से ही हम मार्जिनल मैथ में भी हम वैसी चीज देख रहे हैं कि मुझे प्रॉफिट तो चाहिए वही $10,000, बट प्राइस मुझे घटाना है $5, तो मुझे कितनी प्राइस या अपना यूनिट सोल्ड बढ़ानी पड़ेगी। तो अगर आप 1000 टू 2000 कर देंगे, या हम इस तरह से देखें कि मेरा प्रॉफिट पहले था 10,000, तो 10,000 डिवाइड बाय 5 कर दें, तो 10,000 डिवाइड बाय 5 इज 2000, तो मुझे 2000 यूनिट सेल करनी पड़ेगी। तो $5 पे मेरी टोटल जो प्रॉफिट्स हैं वो उतने ही रहने वाले हैं। 2000 इंटू 5 भी 10,000 है, यहाँ पे 10 इंटू 1000 वो भी 10,000 ही था। सपोज हमने कहा $10 प्राइस इंक्रीज करना, 50 के बजाय 60 करना, तो ऑब्वियसली जब हम प्राइस इंक्रीज करते हैं तो डिमांड कितनी नीचे जाती है, कितनी नीचे तक चली जाए कि मेरी प्रॉफिटेबिलिटी टोटल प्रॉफिट पे फर्क ना। तो पहले 1000 इंटू 10 10,000 था, अब मैंने प्रॉफिट कर दिया 40 की बजाय $60 कर दिया प्राइस, तो 10,000 डिवाइडेड बाय अगेन $20 कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा। तो ये 1000 की बजाय मैं 500 यूनिट सेल करूंगा, तो 500 इंटू 20 अगेन इज 10,000। तो मैं इतना वॉल्यूम कम भी बिके तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कंपनीज ये देखती हैं कि प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज करते हुए मेरा टोटल प्रॉफिटेबिलिटी पे फर्क ना, और उसी के लिए ये आइसो प्रॉफिट कर्व या मार्जिनल मैथ यूज किया जाता है। आज की डेट में सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जिसके थ्रू ये सारा कुछ फटाफट कैलकुलेट होता है, बट आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। सिमिलरली ये बहुत और एग्जांपल्स दिए गए, स्पेशली अगर आपका प्रॉफिटेबल ज़्यादा है तो वॉल्यूम पे बहुत कम फर्क पड़ेगा। तो प्रॉफिट अगर ज़्यादा है और आपने प्राइस थोड़ा सा घटाया तो वॉल्यूम भी अगेन आपको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, और प्राइस इंक्रीज किया तो वॉल्यूम भी थोड़ा सा ही घटाना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी कि बिकॉज ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को लो कंपनी नहीं ला सकती, बिकॉज ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को कम लाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस शीट खराब होती है, और वो खराब होगी तो वो शेयर होल्डर्स को गलत इंडिकेशन देगा, हो सकता है शेयर प्राइसेस भी घट जाएं। तो ये हमने रेफरेंस लिया फिलिप कॉटलर की बुक है मार्केटिंग मैनेजमेंट की, और आर्टिकल है रॉबर्ट डोलन और गॉर्विले, जॉन गॉर्विले द्वारा, प्राइसिंग स्ट्रेटजी के एचपीएस में आर्टिकल है, उनके हमने रेफरेंसेस यूज़ किए। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई चीज़ आपको नहीं समझ आएगी तो आपको मुझे बताना है, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। अगेन ये जो मैंने ग्राफ्स दिखाए आपको, ये कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि इन दोनों ग्राफ्स में अगर $5 हम रिडक्शन कर रहे हैं तो कितना वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, $1000 से कितना, 1000 यूनिट से कितना वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। अगर दूसरे केस में हम $10 प्राइस बढ़ा रहे हैं तो कितना वॉल्यूम घटाना पड़ेगा, सो दैट कि प्रॉफिट जो मेरा इस ग्राफ में है उतना ही प्रॉफिट इसमें भी रहे और उतना ही प्रॉफिट इसमें रहे। अगेन ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू। एंड यहाँ पे हम प्राइसिंग स्ट्रेटजी के आर्टिकल को ख़त्म करते हैं। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू।